हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, मैं राम शर्मा, आप सभी जुड़ चुके हैं वैकेंसी गुरु YouTube चैनल पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आरसीटी एग्जाम्स की सीरीज को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियोज है, उसमें एक और नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मजेदार वीडियो है, इसको वीडियो नहीं टेस्ट माने और देखें कि आपकी क्या स्थिति है। ठीक है, इसमें अगर आपके 25 प्रश्न सही होते हैं, ध्यान से सुन लेना, 25 प्रश्न, तो आपकी आराम से 75 से ज्यादा परसेंटेज बनेगी। ये कंफर्म कह रहा हूं मैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमएस एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में एड्रेस है। यानी एमएस एक्सेल जो होता है उसके अंदर सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में ये जो पहला सेल है, इसका नाम होता है A1, ए कॉलम और 1 रो, तो इसका हो गया A1। ठीक है ना, A1 इस सेल का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है मित्रों, एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए, अल्प विराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्ति का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करता है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट में किया जाता है। दोस्तों, जो मूल्यों को अलग करके, अल्प विराम, रिकॉर्ड को अलग करके और अलग अलग पंक्ति में दिखाता है, ऐसे सीट को CSV सीट कहते हैं। तो MS एक्सेल में बनती है CSV, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। तीसरा प्रश्न है, SSO ID किससे संबंधित है? मतलब SSO ID रिलेटेड टू किससे हैं? फेसबुक से हैं, IRCTC से हैं, ई-मित्र से, या फिर जीमेल से हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि SSO ई-मित्र से संबंधित होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ईमेल की खामी क्या हो सकती है? यानी एक ईमेल जो होती है उसमें क्या गलत हो सकता है, क्या चीज खराब हो सकती है या फिर वो नहीं होती है। ईमेल को उपयोगकर्ता तक भौतिक रूप से पहुंचाने की आवश्यकता होती है, पहला। दूसरा, ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करता है। तीसरा, ईमेल भेजना बहुत महंगा है। और चौथा है, ईमेल लोड होने में धीमा है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न है कि डिसएडवांटेज क्या है ईमेल का। ठीक है, तो ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करता है, ये इसका नुकसान है। ठीक है ना, ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा देता है ये कंप्यूटर ईमेल के अंदर। कैसे? क्योंकि ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित कैसे करता है, आपके पास मेल आ जाता है, आप उसको खोल लेते हो तो आपके कंप्यूटर में वो आ जाएगा, और वो इसकी हानि है। अगला है पांचवा प्रश्न, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीक का उपयोग करते हैं? यानी मान लो यहां पर एक फाइल है, उसका नाम A है, एक दूसरा फोल्डर है, उसका नाम B है। अब आप इन दोनों की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखने के लिए आप इस फाइल या इस फोल्डर पर राइट क्लिक दबाएंगे। मित्रों, आपका जो माउस होता है उसमें दो बटन होते हैं, ये लेफ्ट क्लिक होता है, ये राइट क्लिक होता है। तो ये राइट क्लिक आप दबाएंगे तो आप इसकी प्रॉपर्टीज ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राइट क्लिकिंग। राइट क्लिक से हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज ओपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। यानी यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको बताना है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल iOS या गूगल जेमिनी। मित्रों, इसका सही जवाब है, मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है एंड्रॉयड तो होता ही है, विंडोज भी होता है, एप्पल iOS भी होता है, गूगल जेमिनी ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, आगे सातवां प्रश्न है, MS वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी हाइपरलिंक के बारे में कौन सी बात यहां पर सही कही गई है, सही नहीं है, सॉरी, यहां पर है सही नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। तो हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूदा वेब पेज के लिए लिंक बनाने के लिए किया जाता है, न कि आपके कंप्यूटर पर किसी मौजूदा फाइल के लिए। ठीक है, ये गलत है। दूसरा, इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट टैब का उपयोग करके बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल क्या हो सकती है, बिल्कुल सही है। इस दस्तावेज में रखे विकल्प का उपयोग वर्तमान डॉक्यूमेंट में एक लिंक को रेफरेंस यानी संदर्भित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन ए सही है, ए गलत है, तो इसका आंसर यही होगा। समझ गए? यानी नहीं पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूदा वेब पेज के लिए के लिंक बनाने के लिए किया जाता है, न कि आपके कंप्यूटर में मौजूद फाइल। दोनों के लिए होता है, कंप्यूटर में मौजूद फाइल के लिए भी होता है और आपका बाहर की फाइल के लिए भी होता है। अगला, यूएसबी इससे क्या तात्पर्य है? यूएसबी क्या होता है? एक भंडारण उपकरण है, एक पोर्ट का प्रकार है, एक प्रोसेसर है या फिर एक कीबोर्ड है। मित्रों,
यूएसबी एक पोर्ट का प्रकार होता है, आप सबको मालूम होना चाहिए कि ऐसा एक पोर्ट होता है, उसको यूएसबी कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम यूएसबी लगा सकते हैं, आप सबको मालूम है। और आप सबको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी मेरे मित्र यहाँ पर जुड़े हैं सभी ध्यान से सुन ले कि आरसीआईटी में अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो आरसीआईटी अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए गूगल में सर्च करेंगे वैकेंसी गुरु और आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जिस पर सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, सभी प्रकार के ऑनलाइन टेस्ट फ्री में दिए गए हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं अपन मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवा, एक वेबसाइट का संग्रह है, यानी इनमें से कौन सा एक वेबसाइट का संग्रह है, यानी वेबसाइट किसका संग्रह होती है, ये पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शंस हैं ग्राफिक्स, एल्गोरिदम, प्रोग्राम्स या वेब पेजेस। मित्रों एक वेबसाइट वेब पेजेस का संग्रह होती है। अगला है BIOS, बायोस का पूरा नाम क्या है। मित्रों बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 11वां प्रश्न है MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें। मित्रों याद रखना, हाइपरलिंक को खोलने के लिए कंट्रोल के साथ के बटन दबाया जाता है, कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक खुल जाएगा। नेक्स्ट है सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहां प्रदर्शित होता है। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट एक्टिव है तो उसका फाइल का नाम हम कहां पर देख सकते हैं। मित्रों किसी भी फाइल का नाम, किसी भी एक्टिव डॉक्यूमेंट की फाइल का नाम हम टाइटल बार पर देख सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। ये जैसे आपकी फाइल है, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, आप जो भी फाइल में काम कर रहे हो उसका यहां पर नाम प्रदर्शित होता है, तो ये टाइटल बार पर प्रदर्शित हो रहा है। 13वां प्रश्न है एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मित्रों सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए वेब क्राउलिंग और वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मित्रों कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं, सबको मालूम होना चाहिए, बूटिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है ओटीपी का उपयोग सुरक्षित लेन देनों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक है, उस ओटीपी का पूरा नाम क्या है। मित्रों ओटीपी का यूज क्यों करते हैं अपन, ताकि जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो उसकी सुरक्षा बनी रहे, मतलब वो सुरक्षित हो, तो उसके लिए ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ओटीपी का पूरा नाम क्या है, ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको ही जवाब देना, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, कमेंट करके बताना 15 में क्या आंसर है। 16वां है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इसके उदाहरण हैं। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स किसके उदाहरण हैं। ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, सर्च इंजन के, नेटवर्क टोपोलॉजी या फिर क्लाउड स्टोरेज। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ये सभी क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं, ऑप्शन डी। अगला 17वां प्रश्न है मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्तांक, यानी कि आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हो और एमएस एक्सेल में B2 से B7 तक की कोई सेल है। ये प्रश्न आपने पहले भी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा या अपनी वेबसाइट पे। तो B2 से B7 तक की कोई सेल है, उसमें अधिकतम अंक 100 है, तो आप उसकी प्रतिशत निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका, सही फॉर्मूला हम लगाएंगे इक्वल सम, सेलेक्ट कर लेना है सबको, टोटल आ जाएगा, उसमें 600 से डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट 6 है तो 600 मार्क्स हो गए टोटल, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला डीएनएस सेवा खालिस्तान को संबंधित खालिस्तान में अनुवाद करती है। मित्रों डीएनएस जो होती है ना, डीएनएस किसका किस में बदलाव करती है, डोमेन नाम का आईपी में, डोमेन नेम को आईपी में बदलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 19वां प्रश्न है नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। नीचे एक तालिका दी गई है, इसमें आपको सही का मिलान करना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इनपुट डिवाइस आपका ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड होता है। आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन होता है। स्टोरेज डिवाइस आपके हार्ड डिस्क होता है, यानी पहले में P, दूसरे में R और तीसरे में Q, तो PRQ ऐसा ऑप्शन आपको C दिखाई दे रहा है, तो इसका सही जवाब C हो जाएगा। अगला हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। मित्रों हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है, आप सभी को मालूम है। इस प्रश्न का आंसर क्या है,
अगला 15वां प्रश्न का भी आप लोगों ने ओटीपी का पूरा नाम कमेंट कर दिया होगा। ओटीपी का जिन्होंने जवाब दिया है वन टाइम पासवर्ड, बिल्कुल सही जवाब है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है। एमएस एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व कौन कौन से हैं? मित्रों एमएस एक्सेल में चार्ट के जो तत्व हैं, चार्ट शीर्षक, लेजेंड और डेटा लेबल होता है, डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज, ग्रिड लाइंस होती हैं, वैल्यू एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस होती है, ये सभी, ये सारे ही चार्ट के तत्व होते हैं। अगला, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? यहां पर कुछ ऑप्शन है, इनमें से दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस बताने आपको। कीबोर्ड और माउस तो इनपुट होता है, विंडोज नहीं होता, फ्लॉपी डिस्क नहीं होती, मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। एमआईसीआर में सी का अर्थ क्या है? मित्रों एमआईसीआर में सी का मतलब होता है कैरेक्टर। एमआईसीआर का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक, ठीक है, और इंक, आई का मतलब, सी का मतलब कैरेक्टर, ठीक है, और आर यानी रिकॉग्निशन, कोग्निशन, ठीक है। तो यहां पर सी का मतलब कैरेक्टर हो गया, ठीक है, कैरेक्टर। तो ऑप्शन इसका डी सही जवाब है। अगला 24वां देखिए, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में कौन सी कुंजी दबाते हैं? मित्रों कोई आपको विशेष काम करना है तो आप एक बटन के साथ दूसरा बटन जो दबाते हो वो कौन सा है? जैसे सेव करने के लिए हम एस तो दबाते हैं, पर उसके साथ में क्या दबाते हैं? कंट्रोल दबाते कि नहीं दबाते? तो ये जो पूछ रहा है कि इस एस के साथ हम क्या दबाते हैं, तो इसका सही जवाब है कंट्रोल, यानी नियंत्रण कुंजी, कंट्रोल बटन हम दबाते हैं, और इसको कॉम्बिनेशन की कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन की। अगला, खालिस्तान ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है। मित्रों ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के पूछताछ के लिए जो एक वेब पोर्टल है उसका नाम है indianrail.gov.in, ठीक है। इसके अलावा एक और है IRCTC, दोनों पोर्टल है, इन पर हम देख सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थिर छवियों की श्रृंखला की प्रस्तुति को क्या कहते हैं? मित्रों प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर जो छवियों की श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, ठीक है, उनको हम, जो सीरीज कंप्लीट होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड शो, स्लाइड श्रृंखला, स्लाइड सीरीज, या फिर स्लाइड छवि, या फिर स्लाइड कंप्यूटर। मित्रों इसका जो सही जवाब है वो है स्लाइड शो, ठीक है। अगला 27वां, निम्न में से कौन सा रैम के संदर्भ में कथन गलत है? यानी रैम के बारे में क्या गलत कहा गया है यहाँ पर? रैम सीधे सीपीयू द्वारा पहुंच योग्य है, बिल्कुल सही। रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है, गलत। रैम का उपयोग उस डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में सीपीयू में संसाधित होता है, बिल्कुल सही। और रैम प्रकृति अस्थिर है, बिल्कुल सही। तो यहां पर रैम जो है सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती है, प्राइमरी होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला 28वां प्रश्न है, 28वां क्वेश्चन, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक है। निम्न में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है? यानी यहाँ पर चार ऑप्शंस में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। नीरो या जलता हुआ रोम शेयर, यानी नैरो बर्निंग रोम। दूसरा मेलवेयर, पेन ड्राइव, या फिर सी क्लियर। इसका सही जवाब है मेलवेयर। मेलवेयर जो है दोस्तों ये क्या है? एक मैलिशियस प्रोग्राम है, ठीक है, नुकसान पहुंचाता है, दुर्भावनापूर्ण। 29वां, निम्न में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है? निम्न में से आपको बताना है सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता, इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे बदला नहीं जा सकता, या फिर इसमें कोई निर्देश या कार्यक्रम नहीं होते। मित्रों सॉफ्टवेयर के बारे में जो कथन सही है वो यह है कि इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा है इसे छुआ नहीं जा सकता, तीसरा इसे बदला नहीं जा सकता, और चौथा है कि इसमें कोई निर्देश या प्रोग्राम नहीं होते। ये इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा, इसमें निर्देश या कार्यक्रम ही होते हैं। अगला 30वां प्रश्न है, एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का उद्देश्य है। डेटा मान्यता सुविधा का उद्देश्य क्या है? यानी डेटा वैलिडेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी होगा, सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करता है। यानी वैलिड डेटा को ही लिखा जाता है इसके माध्यम से, इनवैलिड डेटा को नहीं लिख सकते। अर्थात
केवल क्या करता है, ये वैलिड डेटा को लिखने की अनुमति देता है। 31वां प्रश्न देखिए, एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है।